ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन बायोलॉजी की जो 11th क्लास का फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं और उसमें बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको बायोलॉजी के रिगार्डिंग। क्योंकि बच्चों बायो साइंस का आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल नॉलेज होना ज़रूरी है। देखिए बच्चों, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी का मीनिंग क्या है बेसिक वो समझिए। तो बायोलॉजी वर्ड जो है बेटा वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से बना है, बायोज प्लस लॉगस। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। बायोज का मीन्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म और लॉगस का मतलब है टू स्टडी। सो नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को ही अपन बायोलॉजी बोलते हैं। तो ये बेसिक बायोलॉजी का डेफिनेशन आपको आना चाहिए। ओके उसके बाद जो पॉइंट आता है बच्चों की व्हाट इज़ लिविंग, व्हाट आर लिविंग्स। लिविंग्स क्या है? तो लिविंग्स वो हैं बच्चों जिनमें लाइफ प्रेजेंट है या उनमें लाइफ प्रोसेस होती है, अकर लाइफ प्रोसेस है ना। तो या तो बच्चों उनमें लाइफ प्रेजेंट है, ठीक है, और या उनमें जो है लाइफ प्रोसेस होती है। इज़ दैट क्लियर? उन्हें लिविंग बोलते हैं अपन, ठीक है। सिंपल जवाब देना, आप बेसिक चीज़ आप समझने। लिविंग कौन होते हैं? तो सिंपल जवाब रहेगा जिनमें लाइफ प्रेजेंट होती है या जिनमें लाइफ प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों हमें जानना है कि लाइफ क्या होती है ना। लिविंग वो होते हैं जिनमें लाइफ प्रेजेंट होती है। तो अगला क्वेश्चन हम इसी से उठाते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ क्या है? लाइफ का क्या मतलब है ना। तो लाइफ क्या है बच्चों? लाइफ इज़ अ केमिकल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। यानी लाइफ एक केमिकल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब ये वर्ड मैंने जैसे ही बोला है, अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर केमिकल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे हैं। देखिए बच्चों, आपसे मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि लिविंग की स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, या लिविंग जो है वो किसका बना होता है? तो जवाब क्या रहता है? सेल। सही बात है, हम सब ने यही पढ़ा है कि लिविंग की फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। लेकिन हम ये सोचें कि सेल जो है वो सेल लिविंग है, तो हमारा ये क्वेश्चन है कि भाई सेल का फॉर्मेशन किससे हुआ है ना। तो देखो बच्चों कि जब एवोल्यूशन हो रहा था तो इवोल्यूशन के टाइम जो फर्स्ट लिविंग मटेरियल बना था वो था प्रोटोप्लाज्म, राइट। तो प्रोटोप्लाज्म ही एक लिविंग मटेरियल है, मतलब प्रोटोप्लाज्म में लाइफ होती है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? देखो कि सबसे पहले एटम थे, एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक बने, सिंपल ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बने, और इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से बना प्रोटोप्लाज्म। तो अब आप देखिए ज़रा कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग है। और इस लिविंग का फॉर्मेशन किससे हुआ है? देखो इस लिविंग का फॉर्मेशन किससे हुआ है? एटम, मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से, एंड ऑल आर केमिकल। ये सारे क्या हैं? केमिकल है। इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग का फॉर्मेशन केमिकल से होता है। इसीलिए मैंने बताया बच्चों आपको कि लाइफ इज ए केमिकल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पर भी बच्चों बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको भी आप क्लियर कर लो कि सेल का लिविंग मटेरियल कौन है? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म ही सेल का लिविंग मटेरियल है। एक तो ये बात आपको ध्यान रखना है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़, यानी सेल की जो भी एक्टिविटी है, सेल जो भी फंक्शन परफॉर्म करती है, वो सारी एक्टिविटी डिपेंड करती है या वो किसका रिज़ल्ट होता है? वो प्रोटोप्लाज्म का ही रिज़ल्ट होता है। यानी सेल की सारी एक्टिविटी कौन करता है बच्चों? प्रोटोप्लाज्म ही परफॉर्म करता है। इज़ दैट क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर सेल से प्रोटोप्लाज्म को बाहर निकाल दिया जाए, यानी अगर प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाए या रिमूव हो जाए, प्रोटोप्लाज्म अगर डेड हो जाए या रिमूव हो जाए तो सेल भी डेड हो जाएगी बच्चों। यानी उसके बाद सेल कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इज़ दैट क्लियर? ओके, यहाँ तक बातें समझ आ गई। इसके बाद देखो, अब बेटा कॉम्प्लेक्स बॉडी कैसे बनती है वो देखो कि सेल से सेल ग्रुप बनता है, सेल ग्रुप से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली कॉम्प्लेक्स बॉडी। तो ये जो सीक्वेंस है ना बेटा, इसको इस सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि कोई एक बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ऑर्गन
का फॉर्मेशन किससे हुआ। अब एक ऑप्शन में सेल लिखा हुआ है, एक में टिश्यू लिखा हुआ है, एक में टिश्यू सिस्टम लिखा हुआ है, देन द करेक्ट ऑप्शन इज टिश्यू सिस्टम, है ना। तो ये सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है, राइट। तो बच्चों यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो बेटा, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल, है ना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, लेमार्क और ट्रेविरेनस, बायोलॉजी वर्ड जो था वो दिया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, ठीक है ना, बॉटनी के फादर, और जूलॉजी के फादर आए तो एरिस्टोटल। इज दैट क्लियर। तो वंस अगेन रिपीट करो, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। फादर ऑफ बॉटनी किसे माना जाता है, थियोफ्रेस्टस को, और फादर ऑफ जूलॉजी किसको माना जाता है, एरिस्टोटल को, राइट। यहाँ तक की बात समझ आई होगी आपको, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा, अब फिर एक अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की ब्रांचेज कितनी है, बायोलॉजी की ब्रांचेज कितनी है, ये क्वेश्चन है तो न्यूमेरस, बहुत सारी ब्रांचेज है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मेन ब्रांचेज पूछी गई है। मेन ब्रांचेज कितनी है, मेजर ब्रांचेज कितनी है, तो बायो की जो मेन ब्रांचेज है बच्चों वो है 3 मेन ब्रांचेज है, राइट। अब वो कौन कौन सी है, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। क्यों बेटा, क्योंकि बायोलॉजी किसकी स्टडी करती है, लिविंग्स की, और लिविंग 3 टाइप के होते हैं बच्चों, एक प्लांट्स, एक एनिमल्स और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर। सो फिर बायो की मेजर ब्रांचेज भी कितनी रहेगी बच्चों, 3 रहेगी, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, राइट बच्चों, ओके। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि बेटा जो बॉटनी है उसमें प्लांट की स्टडी होती है, और प्लांट किंगडम की अगर बात करें या टाइप्स ऑफ प्लांट्स की बात करें तो आज इस अर्थ क्रस्ट पर टोटल 5 टाइप के प्लांट हैं जो आपने 9th में भी स्टडी किए थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ प्लांट, 5। वंस अगेन रिपीट प्लीज, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ओके। थोड़ा मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। थैलोफाइटा कौन होते हैं बच्चों, देखो नाम से क्लियर है, देखो नाम क्या है, थैलो मतलब इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, थैलस यानी सैक लाइक इनकी बॉडी होती है ना, जस्ट लाइक कागज़, पेपर की तरह मान लो आप, है ना। इसका मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। घर में हमारे देखते हैं कई बार जो पिकल होता है उस पर वाइट ऐसे फंफूद आ जाती है ना, फंगस, या सड़ी गली चीज़ों पर फंगस आ जाती है, वो फंगस क्या है, एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। पानी में आपने हरी देखी होगी एल्गी, है ना, तो वो जो है वो क्या है, थैलोफाइटा है ना, क्योंकि वो प्लेन स्ट्रक्चर है वो, तो थैलस या सैक लाइक होते हैं ये, राइट, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई कि ये कैसे होता है, थैलस या सैक लाइक बॉडी होती है, यानी कि इनमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड नहीं होंगे, ये सब एब्सेंट होंगे इनमें, राइट। तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी। बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी आर द एग्जाम्पल ऑफ थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में कौन कौन शामिल होंगे बेटा, बैक्टीरिया, राइट, फंजाई और एल्गी, दीज आर थैलोफाइट्स। इज दैट क्लियर। इसके बाद देखो बच्चों क्या है, ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, ये भी थैलस लाइक होते हैं। अब आप कहोगे सर थैलोफाइटा भी थैलस लाइक थे, ब्रायोफाइटा भी थैलस लाइक, तो इनको भी सर थैलोफाइटा ही बोल दो। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, देखो ये थैलस लाइक है, ये बात सही है, नो डाउट, लेकिन ब्रायोफाइटा की एक क्वालिटी भी है। आइए देखते हैं कि क्या क्वालिटी है। देखो आपको बच्चों एक वर्ड, देखो आप एक वर्ड लिखो, एम्ब्रियो, EMBRYO, एम्ब्रियो। अब बेटा इस एम्ब्रियो का एम हटा दो, EM हटा दिया, अब क्या बचा पीछे, ब्रायो। अब आपको समझ आया ये ब्रायोफाइटा वर्ड किससे बना है, ब्रायोफाइटा वर्ड हमने एम्ब्रियो से लिया है, यानी बच्चों ब्रायोफाइट में फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो डेवलप हुआ था बेटा, फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ था, इसलिए इसको ब्रायोफाइटा नाम दिया। इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अच्छा, एम्फीबिया नाम तो सुना होगा आपने, एम्फीबिया का एग्जाम्पल बताओ क्या होता है, एनिमल होते हैं एम्फीबिया, तो एम्फीबिया का एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग। तो फ्रॉग की क्या क्वालिटी है बताओ,
फ्रॉग जो होते हैं वो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर पे भी रहते हैं, राइट। लैंड पर भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं। लेकिन आपको पूरी बात पता होनी चाहिए कि जो फ्रॉग है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए उसे वाटर की ज़रूरत होती है। यानी वाटर मीडियम में वो कब जाता है, जब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता है तब जाता है। सिमिलरली बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइटा जो होते हैं उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये प्लांट के एम्फीबियंस है, यानी ये एम्फीबियंस की तरह है। तो मतलब क्या हुआ कि जो ब्रायोफाइटा है वो भी वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। लेकिन उनको वाटर में, वो जैसे फ्रॉग वाटर में कब जाता है, रिप्रोडक्शन के लिए। इसीलिए इन प्लांट्स को भी वाटर की नीड कब होती है, कि रिप्रोडक्शन के लिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रायोफाइटा को वाटर की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब उसे रिप्रोडक्शन करना होता है। इज़ दैट क्लियर? ओके, नाउ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, पहले तो टेरिडोफाइट वर्ड किससे बना देखो। ये क्या है, टेरिडोफाइट्स। तो एक ग्रीक वर्ड था टेरोन, टेरोन से टेरिडो नाम आया है, टेरोन से टेरिडो नाम आया है, ठीक है ना। टेरोन का मतलब क्या होता है, फैदर यानी पंख, ठीक है ना। तो जो टेरिडोफाइट है वो टेरोन से बना है। टेरोन एक ग्रीक वर्ड है और टेरोन का मतलब क्या है, फेदर, है ना। तो जो टेरिडोफाइट होते हैं बच्चों, इन टेरिडोफाइट्स की जो लीफ होती है वो फेदर लाइक होती है, यानी पंख होते हैं ना पक्षियों के, बर्ड्स के, वैसी इनकी जो लीफ होती है, इसलिए इसे टेरिडोफाइट कहा गया है। इसके अलावा देखो बच्चों, ये फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट है ना। इनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस कहा जाता है और टेरिडोफाइट्स को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये टेरिडोफाइट पहले ऐसे प्लांट थे बच्चों जिनमें रूट भी बन गई थी, रूट बन गई थी, स्टेम बन गया था और लीफ बन गई थी, राइट। समझ आ गया बच्चों एकदम अच्छे से। दूसरी बात, टेरिडोफाइट की एक और क्वालिटी है बच्चों कि इनमें पहली बार जाइलम फ्लोएम बने। वैस्कुलर बंडल बोलते हैं जाइलम फ्लोएम को, क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल, वीबी। यानी पहली बार जाइलम फ्लोएम जो है वो किस में बने थे बच्चों, टेरिडोफाइट्स में बने थे। जाइलम और फ्लोएम ये टेरिडोफाइट्स में फर्स्ट टाइम बने थे। ये बात ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट बच्चों। एग्जाम्पल इक्विसिटम है, टेरिडियम है, टेरिस है, देर आर मैनी एग्जाम्पल, वो हम पूरा प्लांट क्लासिफिकेशन में स्टडी करेंगे। नाउ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की भी क्वालिटी है बच्चों। जिम्नोस्पर्म सीड ओरिजिन के लिए जाने जाते हैं, यानी यहाँ पहली बार सीड का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन जिम्नोस्पर्म जो है उसकी दो और ख़ास बातें हैं बेटा। जिम्नोस्पर्म की लोवेस्ट डाइवर्सिटी है, यानी ये सबसे कम पाए जाते हैं। सबसे कम अगर कोई है तो वो जिम्नोस्पर्म है ना। और जिम्नोस्पर्म की एक और क्वालिटी बताता हूँ, जिम्नोस्पर्म लिविंग फॉसिल भी होते हैं इसके प्लांट। अब ये लिविंग फॉसिल का मतलब समझिए कि फॉसिल क्या होते हैं, जो डेड हो जाते हैं। यानी जिम्नोस्पर्म के कुछ मेंबर्स क्या हो गए हैं, फॉसिल हो गए हैं, यानी वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, गायब भी हो गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लिविंग भी है और फॉसिल भी हैं, मतलब उनके कुछ मेंबर अभी भी लिविंग है और कुछ मेंबर फॉसिल हो गए हैं। समझ आ गया एकदम अच्छे से, राइट। उनको लिविंग फॉसिल कहते हैं, यानी कुछ अभी लिविंग है, कुछ अभी फॉसिल हो गए हैं उस स्पीसीज़ के, है ना। तो इन्हें लिविंग फॉसिल कहते हैं। तो इसके एग्जांपल आप जिम्नोस्पर्म के दे सकते हो, साइकस और पाइनस, राइट, है ना। क्लियर हुआ बच्चों। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं होते हैं बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, ये फ्रूट नहीं होते क्योंकि इनके अंदर फ्लावर में ओवरी नहीं होती। फ्रूट कौन बनाता है, ओवरी बनाती है। तो जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं होते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना, फ्रूट एब्सेंट है। इसलिए नेक्ड सीड बोलते हैं कि इसमें नेक्ड सीड होता है, क्योंकि सीड किस में होते हैं, फ्रूट में। सीड का आवरण कौन है, सीड का कोट क्या होता है, सीड का आवरण क्या है, फ्रूट है ना। फ्रूट में ही तो सीड होते हैं ना बेटा। तो इनमें नेक्ड सीड है, यानी इसमें फ्रूट नहीं है। और फ्रूट क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अंदर ओवरी नहीं होती। फ्लावर के अंदर ओवरी पढ़ा है ना आपने 10th क्लास में, तो इनमें ओवरी नहीं होती, ओवरी नहीं होती है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा, राइट। तो इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, साइकस और पाइनस। उसके बाद आता है बच्चों एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आर द मोस्ट एडवांस प्लांट।
हाईएस्ट डाइवर्सिटी है इनकी, हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, बहुत जगह वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है ये। और इनमें ये कंप्लीट प्लांट है बेटा, इनमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड सब प्रेजेंट है इनमें। करेक्ट हुआ बच्चों एकदम अच्छे से। और एंजियोस्पर्म दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, मोनोकोट और डाइकोट। इसमें एक बार क्वेश्चन आया, ध्यान रखना बच्चों, मोनोकोट जो होते हैं वो मोर एडवांस होते हैं, मोनोकोट ज़्यादा एडवांस है बेटा, मोर एडवांस है। किसकी कंपैरिजन? डाइकोट के कंपैरिजन, ये सबसे ज़्यादा एडवांस है। करेक्ट हुआ बच्चों एकदम अच्छे से, ठीक है ना। मोनोकोट मोर एडवांस है एज कंपेयर डाइकोट, ठीक है। इन्हें फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। और इवोल्यूशन भी इसी सीक्वेंस में हुआ था बेटा। इवोल्यूशन पहले किसका हुआ था? थैलोफाइटा का। तो ये सबसे सिंपलेस्ट प्लांट हो गए, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड द मोस्ट एडवांस इज एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में भी सबसे ज़्यादा एडवांस कौन है? मोनोकोट है, राइट। इसके बाद है बच्चों, जूलॉजी की बात करते हैं। तो जूलॉजी में क्या होते हैं बच्चों? एनिमल्स की स्टडी करते हैं, एंड मेनली टू काइंड्स ऑफ एनिमल, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, है ना। या आपने ये पढ़ा होगा कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, है ना। तो दीज आर टू काइंड ऑफ एनिमल्स। नाउ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है बच्चों? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चों? इसको भी डिफाइन करना आना चाहिए आपको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, हो सकते क्या, होते ही हैं। लेकिन इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में क्यों रखा गया? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और जिनको देखने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। यानी जिनकी स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड देयर आर 6 मेन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। ओके, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस आर वर्म्स। ओके, तो हाउ मेनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? मेनली 6 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते या स्टडी कर सकते, जिनकी स्टडी के लिए या ऑब्जर्वेशन के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ओके बच्चों, तो आज का हमारा बेसिक लेक्चर था बायोलॉजी के रिगार्डिंग, और बाकी हम बाद में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।